Assalamu alaikum. You are watching Walid podcast. We have another guest, one of my favorite teacher and singer, Zishan Ahmed. Zishan, how are you? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा, जिशान की जितनी तारीफ़ करूँ, जिशान जो है उर्दू सॉन्ग, सिंधी सॉन्ग और जो है नेशनल सॉन्ग, ज़्यादातर जो है नेशनल सॉन्ग के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा जिशान, हम अपनी कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट इस तरीके से करते हैं, हम बिल्कुल चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। चाइल्डहुड आपका कैसा रहा? आपकी वो क्या जर्नी है? चाइल्डहुड जैसे तमाम बच्चों का होता है ऐसे मेरे भी रहा, और लेकिन मेरा बड़ा नॉर्मल सा रहा है। अच्छा। क्योंकि एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घराने में पैदा हुआ और वालिद साहब का हाथ बटाता रहा, वालिद साहब का हाथ बटाता रहा उनके काम में। लेकिन एक वो कहते हैं दिमाग में एक चीज़ थी कि शरारतों में ज़्यादा था मैं। वो इस तरह की शरारतें कि जैसे किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में जाना अच्छा लगता था मुझे, मोहल्ले में कोई शादी हो रही है उसमें कोई फंक्शन हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता था, मैं पूरी पूरी रात बैठा रहता था। और घर से इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी म्यूज़िक के मामले में। तो करते 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 स्कूल पहुंचा। स्कूल में जो म्यूज़िकल फंक्शन वगैरह इस टाइप की ड्रामा, इसमें बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेंट था मैं। कोशिश करता था कि हर जगह मैं नज़र आऊँ। आता जाता नहीं था कुछ भी, एक स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन वो पता नहीं दिमाग में एक बात थी, पता ही नहीं था कि क्या है बात। बाद में पता लगा कि अच्छा ये बात थी वो। अच्छा जिशान, हम स्कूलिंग का स्टार्ट करेंगे। स्कूलिंग आपकी कहाँ से आपने? मैं 5 क्लास तक तो अपने इलाके का एक स्कूल है, अल हाशमी KG एलिमेंट्री स्कूल, क्योंकि मुझे नाम लेते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि जहाँ तक मैंने KG1 KG2 5 क्लास तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैं 6 क्लास से जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हाई स्कूल से मैं मुंसलिक हुआ, और वहाँ हमारे टीचर थे सर आज़म कुरैशी साहब, उनसे पढ़ा। बड़ी मार खाई, बहुत मार खाई। अच्छा। मार खा खा के पढ़ा हमने। लेकिन एक बात है, उन्होंने, वो टीचर ऐसे थे, उन्होंने पढ़ा दिया, और उनकी ही बदौलत मैं ये कहूँगा, उनकी और दूसरे जो टीचर्स हैं हमारे, क्योंकि हर लेवल पे इंसान का टीचर जो है वो चेंज होता है, लेकिन वो उनकी सरबराही में थे सर आज़म साहब की। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था कि मारते बहुत थे वो। अच्छा। बिला वजह भी मार देते थे। जाते जाते भी इधर आओ, एक थप्पड़ मार दिया। नहीं। सर क्यों मारा? बोला अच्छा ठीक है जाओ। नहीं। ऐसे भी होता था। लेकिन वो आज याद आता है कि वो जो टीचर का जो मारना होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए होता है। आजकल का जो माहौल जिस तरह है ना कि बड़े छोटों की रिस्पेक्ट जो ख़त्म होती जा रही है ना, कि एक छोटा सा बच्चा भी बड़े के सामने आके जो है ना वो खड़ा हो जाता है, तो वो यही है कि रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। वहाँ वो रिस्पेक्ट रखी उन्होंने, जिसकी बदौलत आज तक ये चीज़ हमारे अंदर घुट्टी में शामिल है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। इवन कि मेरे फादर मुझे कहते थे, बेटा कभी किसी की बीमार की तीमारदारी के लिए जाओ तो उसके कभी किसी बड़े के सिरहाने ना बैठो, हमेशा पाइंतिए बैठो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो घर से मिलती हैं, टीचर से मिलती है। बहरहाल वहाँ टीचर से हमने पढ़ा, और स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, तकरीबन 9th क्लास या 10th क्लास में था मैं। तो वो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में जो है ना बड़ा जोश और जज्बा था। वो म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ था, म्यूज़िकल बैंड आया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम हमारे स्कूल में एक म्यूज़िकल बैंड आया था, क्योंकि वो हमारे जो टीचर थे सर आदम साहब, वो नाते बहुत शौक से पढ़ते थे। अच्छा। उनको नातों का बहुत शौक था, और वो मजहबी टाइप के घराना उनका है, उनकी सोच भी ऐसी है। तो म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे जैसे अमूमन हमारे पाकिस्तान में होता है। हालांकि वो एक दीगर बात है, जब बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि व्हाट इज़ म्यूज़िक, वो एक अलग बात है, मैं मज़हब के ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ जब वो प्रोग्राम हुआ तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये आता है, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट आता है, या मुझे गाना आता है कुदरती तौर पे। मैंने कभी भी नहीं सीखा, कभी भी नहीं गाया, लेकिन ये है कि वो सर जब नात पढ़ते थे तो हमें भी शौक़ हो गया नाते पढ़ने का। हमने भी नात पढ़ना शुरू कर दी, 1-2 मरतबा स्कूल में पढ़ी। घबराहट इतनी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस निकालने वाला नहीं था कि स्टेज पे जाके लोगों को फेस कैसे करना है। बहरहाल फिर स्कूल तकरीबन 9th क्लास में ही था मैं, हमारा जाना हुआ इंडिया। हाँ। अच्छा, इंडिया की क्या जर्नी है आपकी? इंडिया से माइग्रेशन लेट हुई या आपके रिश्तेदार इंडिया में थे? रिश्तेदार हमारे इंडिया में बहुत सारे मेरे ननियाल ददियाल इंडिया में हैं। तो वहाँ वो मेरी मदर के साथ मेरा जाना हुआ इंडिया। जब इंडिया पहुँचे तो वहाँ पे एक फ़िल्म आई थी,
दुश्मन, अच्छा, जिसका बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, आवाज़ दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए। ये सॉन्ग मैंने वहाँ सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें वलीद, पूरे पूरे दिन बैठ के मैं ये सॉन्ग सुनता रहता था बिला वजह। मुझे नहीं अच्छा। पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सुनता था। वो होता ना दिमाग में एक चीज़ पिन कर रही है कि हाँ यार ये आपका जगह है, ये आपकी जगह है। बहरहाल वहाँ याद किया गाना, और मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था अपनी कज़न्स के साथ, तो वहाँ मैंने ये गाना गुनगुनाया। जब गाना गुनगुनाया तो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि यार तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हो, अच्छा, तुम तो अच्छा गा सकते हो। बस वो जो कॉन्फिडेंस था ना, तो मैंने उनसे पूछा, वो एप्रिसिएशन, वो मैंने कहा मैं वाकई गा सकता हूँ? बोला हाँ बहुत अच्छा गा सकते हो, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी। अच्छा, मैंने फिर पूछना शुरू कर दिया, अच्छा अब मैं आगे कैसे जाऊँ? अच्छा, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में आगे कैसे जाऊँ? बोला मुंबई जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन मैंने जिद कर दी अपनी मम्मा से, मैंने कहा चले हम मुंबई चलना है। मुंबई जाना हो गया, इत्तेफाक है। अब मैंने ये पूछा कि भाई मुंबई में ये बताएं कि म्यूज़िक का काम कहाँ होता है, कहाँ गाना बजाना होता है, फिल्में कहाँ बन रही है, फिल्में कहाँ बनती हैं। तो वहाँ मुझे मेरे कज़न ने बताया कि भाई मुंबई से थोड़ा सा दूर है, वहाँ फिल्म सिटी के नाम से एक बहुत बड़ी जगह है, अच्छा, जहाँ सारी फिल्में बनती हैं, जहाँ सारे सेट्स वगैरह है, और वहाँ हर बंदा नहीं जा सकता। वहाँ के जो लोग हैं, जो मेंबरशिप है जिनके पास, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। अच्छा, आम लोग नहीं जा सकते? आम लोग नहीं जा सकते। बहरहाल यहाँ पे वो एक चैप्टर क्लोज हुआ, हमारा वीज़ा ख़त्म हुआ और हम पाकिस्तान वापस आ गए। जब पाकिस्तान वापस आ गए, 9th के पेपर हमने दे दिए। अच्छा, एज क्या थी उस वक्त जब आप इंडिया गए? तकरीबन मैं समझता हूँ कुछ 14-15 साल, 15 साल एज होगी, 14 से 15 साल एज होगी। 9th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है? 9th क्लास में था मैं। 9th के पेपर दिए, मैट्रिक के पेपर दिए, तो 6 महीने हमें मिलते हैं मैट्रिक के बाद कि भाई कॉलेज के एग्ज़ाम, जो कॉलेज की जो एडमिशन होते हैं वो 6 महीने का गैप होता है। उस 6 महीने में मैंने सोचा, मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ, जुनैद, जो कि अब माशाल्लाह एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, जुनैद अत्तारी साहब। अच्छा, लेकिन वो मेरे बचपन के दोस्त थे, तो उनके भी म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, मेरे अंदर भी बड़ा शौक़ था। फिर हमारा एक और दोस्त था, फिर हम तीनों ने ये सोचा कि यार म्यूज़िक करते हैं, यार ये सिखाता कौन है म्यूज़िक, ये म्यूज़िक होता कहाँ हैदराबाद में, कैसे गाते हैं, कैसे बजाते हैं। करते करते हम एक जानने वाले हैं हमारे शाहिद मियादाद, बहुत अच्छा बेस गिटार बजाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर लोगों के साथ बजाया। उनके घर पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ मेरे जो उस्ताद हैं, जो जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनके पास ले चलता हूँ आपको। हमने बोला ठीक है। हम वहाँ चले गए, वहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। हमने पहले क्लास ली, म्यूज़िक सीखा, सारे गामा पा धा निसा, ये क्या होता है। अब जब रियाज़ कर रहे थे तो हमें हंसी आ रही कि यार ये भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। सही बात। आ उस टाइम पे हमने बोला यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो बचपन में ऐसा लगता है ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, लेकिन वो असल में राग हुआ। लेकिन वो बाकायदा एक रियाज हर सिंगर के लिए ज़रूरी है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि गए तो हम सिंगिंग सीखने थे, हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि यार काशिफ तुम ड्रम सीख लो, अच्छा, यार जुनैद तुम गिटार सीख लो, यार मैं कीबोर्ड सीख लेता हूँ। फिर हम तीनों में ना मिलके एक बैंड बना लेंगे। अच्छा अभी पहला दिन हुआ है। अच्छा, पहले दिन ही बैंड बना पहले दिन ही हमने बैंड बना लिया था। अच्छा, सोच ही ऐसी थी, मतलब कुछ करने की चाह थी। पहले दिन ही हमने ये सोच लिया था कि यार कुछ करना है म्यूज़िक। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि करते रहे म्यूज़िक को सीखा, पूछा क्या होता है म्यूज़िक, व्हाट इज़ रिदम, व्हाट इज़ सुर की कितनी किस्में, रिदम की किस्में कितनी, क्या है, किस तरह गाया जाता है, किस तरह बजाया जाता है। कोशिश की, और आज तक ये कोशिश जारी है सारी है कि सीखना आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा समंदर है, और समंदर में जो है ना वो गोता तो मार सकते हैं, गहराई में नहीं जा सकते, गहराई तक नहीं जा सकते। उसकी गहराई बहुत लंबी है, किसी को नहीं पता कि कहाँ है उसकी गहराई और कितना वसी है। इसी तरह म्यूज़िक भी इतना ही वसी है। म्यूज़िक का मतलब यही है कि हवा में गिरहा लगा देना। अब हवा में जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसमें गिरहा लगानी है हमने, तो ये काम तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल जिसको ये कहते हैं कि ये जो चीज़ होती है वो अल्लाह की तरफ से देन होती है, इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने दिया तो वो आगे निकल गया। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन वगैरह आपने अपेयर किए, कॉलेज गए, या बीच में कोई पॉज आ गया आपका? नहीं, पॉज नहीं आया, म्यूज़िक को भी कंटिन्यू रखा, शौक़ की हद तक रखा,
और घर वालों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, रोका नहीं, कभी नहीं रोका, मेरे वालिद ने मेरी वालदा ने कभी नहीं रोका। लेकिन महदूद वसाइल और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी दफ़ा जो है ना वो पीछे होना पड़ा म्यूज़िक से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को जो है सर्वाइव करने के लिए बड़ा तकदो करनी पड़ती है। तो कोशिश यही रही कि यार म्यूज़िक को कंटिन्यू रखें, और वक्तन फ़वक्तन ऑन एंड ऑफ में चलता रहा म्यूज़िक। कभी हमारे पास ऐसा भी वक्त था कि जब हम शहर से लतीफ़ाबाद आते थे सीखने, तो 10 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे हम बाइक में। 10 रुपये का 10 रुपये का पेट्रोल, और उस 10 रुपये में से वो 5 रुपये जुनैद देता था और 5 रुपये मैं देता था, और उस 5 रुपये लेने देने पे भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बाइक किसकी हुआ करती थी? बाइक जुनैद की भी होती थी, कभी जुनैद की नहीं होती तो फिर मेरी होती थी बाइक। तो वो 10 रुपये के पेट्रोल पे हमारी लड़ाई बहुत रही। अच्छा। बहुत ज़्यादा लड़ाई रही, और वो कहते हैं दोस्ती यारी लड़ाई। फिर वक्त ऐसा आया कि कभी वो 10 रुपये भी नहीं होते थे, कभी वो गाड़ी भी नहीं होती थी, कभी पुलिस वाले पकड़ लेते थे, क्योंकि छोटी सी उम्र थी। पुलिस वाले कहते थे लाओ भाई लाइसेंस कहाँ है, लाओ भाई कागजात कहाँ है। और पुलिस हमारे मुल्क की है, जो मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी पुलिस को कि वो कैसी है वो सबको पता है। बहरहाल फिर कभी गाड़ी लेके भी नहीं आते थे, फिर कभी ऐसा भी हुआ कि शहर से लतीफ़ाबाद पैदल भी आते थे। यही स्ट्रगल थी और यही शौक़ था कि यार कुछ करना है। इन शॉर्ट ये कि म्यूज़िक को किया। जुनैद माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इंडिया गया, और इंडिया में सारेगामा में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर आया। उसने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी गाने गाए, सुनीति चौहान के साथ, सोनू निगम के साथ बहुत सारे गाने गाए उसने। और इवन के इंडिया में सलमान खान ने बहुत सपोर्ट किया। सलमान खान ने उनको ये कहा कि बेटा अगर कोई भी इंडिया में कोई भी बात या कोई भी मुश्किलात हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है, इस हैदराबाद के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि हैदराबाद एक महदूद सिटी है। कहने को तो हैदराबाद जुड़वा शहर है सिंध का, लेकिन बहुत महदूद है। बहुत चलते रहे, म्यूज़िक करते रहे, आज तक म्यूज़िक कर रहे हैं। उसके बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैंने कॉमर्स लिया, उसके बाद फिर हम कॉलेज भी ऑन एंड ऑफ में जाते रहते थे। तो कॉलेज में भी एक जो है वो कहते हैं ना टूर बन जाती है कि यार आर्टिस्ट हैं यार, आर्टिस्ट हैं। तो वो फंक्शन वगैरह में भी जाने लग गए, करने लग गए। तो वहाँ टीचर्स में भी और स्टूडेंट में भी यार आप आर्टिस्ट हो, यार आप आर्टिस्ट हो, यार आप पियानो बजाने जानते हो, यार आप गाते भी हो। अच्छा। तो वो एक अच्छी एक इमेज बनती गई। बहरहाल फिर बीकॉम करके, मैं तो बीकॉम करके छोड़ दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि फिर जॉब करनी थी, फिर घर चलाना था। अब यहाँ तो शौक़ देख लूँ या घर देख लूँ। मैं अपने घर में लग गया। जुनैद कराची शिफ्ट हो गया, जुनैद की वहाँ जॉब लग गई। फिर वो वहाँ से खैर इंडिया गया। बहुत सारी ये कहानी, लंबी चौड़ी कहानी है कि इंडिया हो गया और वापस आया। फिर उनको एक ख़्याल ऐसा आया कि म्यूज़िक छोड़ दिया उसने। आज वो माशाल्लाह दावत इस्लामी में है और मुफ्ती जुनैद अत्तारी साहब हैं वो। लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। पढ़ाई उसके बाद फिर मैंने कुछ जॉब की, कहीं यहाँ जॉब की, कहीं वहाँ जॉब की, कहीं वहाँ। म्यूज़िक आपने परसू नहीं किया? म्यूज़िक को प्रोफेशनल नहीं रखा। अच्छा। क्योंकि म्यूज़िक का प्रोफेशनल का सीन हैदराबाद में नहीं है। अच्छा। हैदराबाद में यूँ नहीं है कि हैदराबाद में बहुत लिमिटेड वसाइल हैं और लिमिटेड लोग हैं, और पूरी कंट्री को आप जानते हैं कि हम ये बताएं म्यूज़िक का कहाँ स्कोप है। सही, म्यूज़िक का पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं। तो आपने जॉब से स्टार्ट की? बस जॉब करता रहा, एक छोटे से इदारे में जॉब मिल गई। बीकॉम किया हुआ था तो अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। अच्छा। उसमें लगे रहे, सुबह जाते थे 9 बजे, रात को 12 बजे 10 बजे, जैसी छुट्टी होती थी ऑफिस की तो थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक करने चले जाते थे। गाना बजाना देख लिया, कर लिया, बस सुन लिया। बस वो कहते हैं वो एक दिया आपने जला के रखा। बस वो जला के रखा, बस अपने दिल को हल्का करने के लिए थोड़ी देर के लिए चला जाता था, करता रहा। उसके बाद फिर 2012 में मैंने मास्टर्स किया, एमकॉम किया। तो म्यूज़िक आज तक वो सीन जारी है, जारी और सारी है। और इसके अलावा म्यूज़िक में फिर मेरा ये स्कोप रहा कि यार कुछ आगे करना, आगे बढ़ना है। तो मीडिया की तरफ भी गया, अपने सॉन्ग्स भी किए। बहुत सारे सॉन्ग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, आप भी देखते होंगे, व्यूवर्स भी देखते हैं। आप तो खैर देखते रहते हैं और मुझे बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे खुशी होती है जब हमारे अपने लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो म्यूज़िक अच्छा, जॉब तो आपकी जॉब्स वगैरह चलती रही, उसके बाद फिर दोबारा आपने रिज्यूम किया, वो प्रॉपर तरीके से आप आए, उसके बाद आपके माशाल्लाह से
काफ़ी सॉन्ग्स हैं आपके, आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसके बाद एक फुल टाइम आपकी म्यूज़िक की ही जॉब है, तो वो दोबारा स्विच कैसे आया? वो आप वो अच्छा हाँ, ये एक बड़ा अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि वो शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है, हाँ सिर्फ उसको क्यों चाह होती है ना उसको। वो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। तो मेरी चाहत थी म्यूज़िक की, तो अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा करम कर दिया मुझ पे, वलीद भैया आप यकीन करें कि एकदम यू टर्न मारा। जो मेरी अकाउंटेंट की जॉब थी ना, वो कंपनी से वो सीट ही ख़त्म हो गई। अच्छा। अकाउंटेंट की जॉब ही चली गई। मुख्तलिफ़ कंपनीज में मैं कि कहीं मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ, कहीं कोई जॉब कर रहा हूँ, कहीं कोई जॉब कर रहा हूँ, धूप के अंदर मारा फिर रहा हूँ। लेकिन कुछ अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मुझे हैदराबाद के वेल रेपुटेड इदारे से ऑफ़र आई, और अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि वो जॉब मुझे मिल भी गई। अच्छा। जहाँ मैं जॉब ढूंढ रहा था, इतनी जगह मेहनत कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पहुँचा दिया कि वो इदारा अच्छा इदारा, हैदराबाद का वेल रेपुटेड इदारा, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मेरा शौक़ ही मेरा प्रोफेशन बन गया। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे जो जॉब मिली वो भी म्यूज़िक टीचर की ही मिली। स्टार्ट में तो बड़ी परेशानी हुई कि यार बच्चों को किस तरह के झेलूँगा मैं, हाँ। बच्चों को किस तरह कराऊँगा। लेकिन आज मैं बच्चों से खेलता हूँ, आज मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक दिन स्कूल नहीं जाऊँ ना तो ये समझ लो कि मेरा दिन जो है ना वो बेजार हो जाता हूँ पूरे दिन। लेकिन स्कूल जाता हूँ ना तो बड़ा फ्रेश सा रहता हूँ, बच्चों में घुलना मिलना, बच्चों को म्यूज़िक कराता रहा। फिर मेरा म्यूज़िक का सीन एक अच्छे लेवल पे ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि एक इनकम आना शुरू हो गई, एक स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आ गई। जब इनकम आना शुरू हो गई तो फिर म्यूज़िक को ही कंटिन्यू रखा, म्यूज़िक को कंटिन्यू करता रहा और आज तक चल ही रहा है। अच्छा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आप और में थे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस अपनी टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, लेकिन आपकी तो इतनी प्रैक्टिस होती थी, इतनी प्रैक्टिस, आपने बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, इवन टीचर्स को सॉन्ग्स सिखाना, मतलब कि आपकी आधी प्रैक्टिस तो आधे सुर साराग तो वहीं ठीक हो गए। ऐसा ही है। अच्छा, ये बात भी सही है कि मैंने उस इदारे से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। अच्छा, मुझे प्रैक्टिस बहुत मिल गई। प्रैक्टिस बहुत भी ना, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ ना, डिफरेंट ओकेशन में जाना है, वहाँ पे आपको भेजा जाता था। आप तो जानते हैं कि कितने सारे सेक्शंस हैं और कितने सारे सेक्शंस का काम है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो वो बिजी रहना भी जो है ना वो एक मेरे लिए फ़ायदा हो गया, ब्लेसिंग था। हाँ, वो ब्लेसिंग हो गई, बिल्कुल ब्लेसिंग हो गई। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ लोग जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं काम चोर किस्म के लोग, वो तो ये कहेंगे यार मुझ पे इतना काम डाल दिया, यार इतना काम दे दिया, मैं कैसे करूँगा, यूँ करूँगा। लेकिन कुछ लोग उसको ये समझ के करते हैं कि यार इट्स चैलेंज, वो अपनी ग्रोथ समझ के करते हैं कि ये हम रगड़ा तो लग रहा है लेकिन ग्रोथ है। हाँ, और वाकई बहुत काम किया उन्होंने, मतलब मेरी बिसात से ज़्यादा काम लेने की मुझसे कोशिश की और अल्लाह पाक ने करवा दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ज़ात ने किया, अल्लाह की कसम मेरी ज़ात ने नहीं किया, ये अल्लाह पाक ने करवाया। और अल्लाह पाक ने ऐसा ऐसा काम करा दिया कि मैं भी नहीं सोच सकता ये काम मैं करूँगा। अच्छा। रियली मैं नहीं सोच सकता था मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं नहीं सोच सकता था मैं बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चों को कराऊँगा। मैंने बच्चों को जब कराना शुरू किया तो एक पूरा बैंड बना दिया मैंने स्कूल में। तुम्हें तो पता है कि वो मैम जो है वो देख के हैरान रह गए कि ये बच्चों को किस तरह करा दिया। एक कीबोर्ड बजा रहा है बच्चा, एक बच्चा ड्रम बजा रहा है, एक बच्चा फ्लूट बजा रहा है। ये वाकई मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैंने कैसे कर लिया। तो मैं ये जवाब यही अंदर से आता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे हो गया, ये तो अल्लाह ने करवा दिया। और बेशक ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि आज जिस भी मुकाम पे हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मुकाम जो भी हो, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया, हर स्टेज पे गा लिया, कितने शो कर लिए मुझे खुद याद नहीं है मैंने कितना परफॉर्म कर लिया, कितना गा लिया, कहाँ कहाँ गा लिया, क्या क्या गा लिया, मुझे खुद याद नहीं। अच्छा, ये तो रही आपकी हैदराबाद की जर्नी, और सिटीज़ की भी आपकी जर्नी। हाँ, मैं बीच में 2017 में 2016 में मैं हैदराबाद को मैंने लीव किया। अच्छा। और मैंने सोचा यार आगे बढ़ा जाए, म्यूज़िक के लिए कुछ और आगे किया जाए, क्योंकि हैदराबाद में जो है वो बहुत लिमिटेड वसाइल हैं। यहाँ तो आप लाइव परफॉर्मेंसेस यहाँ कर सकते हैं, मीडिया का स्कोप यहाँ नहीं है। मीडिया के लिए फिर मैंने ये सोचा कि यार, अच्छा मज़े की बात, इससे पहले एक बात बताऊँगा। मेरे एक दोस्त मिला मुझे, शेजोर डेथो, अच्छा, जो कि डेथा गांव में रहते हैं, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा।
उसने मुझे कहा कि यार तुम सिंधी में गाना गा लोगे? मैंने कहा यार कभी गाया नहीं है, सिंधी मुझे आती भी नहीं है, लेकिन यार मैं कोशिश करूँगा, गा लूँगा। नहीं यार गा लोगे? पक्की बात है, देखो सिंधी मुश्किल है, तुमने कभी गाया नहीं है। मैंने कहा यार कोशिश करने में क्या जा रहा है। कोशिश की तो उसने मुझे कहा अच्छा ये गाना है और ये गाना है, ये 2 गाने गाने। उसी वक्त बैठा हूँ मैं, रात को तकरीबन कोई 9 बजे, उसी वक्त शायर बैठा, एक गाना था असरार का, असरार, जो कि इंडिया में बड़ा मशहूर हुआ, अखवान जलेबी। हाँ, आपका दोस्त भी है जलेबी माशूक फरेबी। और असरार मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है और उसका भी ताल्लुक हैदराबाद से रहा। तो वो गाना बड़ा हिट हुआ, तो उसने मुझे कहा कि यार इस गाने की धुन पे आपने गाना है सिंधी। तो उसी वक्त बैठा शायर ने शायरी की और मुझे कहा यार ये गाना है। अब मैं उसके सामने गा रहा हूँ, वो मुझे सिखा रहा है कि नहीं ऐसे लाइन ऐसे गानी है, सिंधी में ऐसे गानी है। दूसरे दिन उसने रिकॉर्डिंग रख ली कि यार अली भाई, जिशान भाई वहाँ चलना है, चलें रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा यार नहीं यार, हाँ रिकॉर्डिंग है, करना है। दूसरे दिन जाके रिकॉर्डिंग कर ली। कुछ 1 हफ्ता लगा, हमने वीडियो की प्लानिंग की, वीडियो बन गया। 2 वीडियो हाथ में आ गया हमारे, शहजोर के और मेरे 2 वीडियो हाथ में, और वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया हमने। अब वीडियो बना लिया, अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ये वीडियो लेके कहाँ जाए, दे किसको, अच्छा कौन चलाएगा इसको। हैदराबाद में तो कोई चैनल ही नहीं है, इसको दे कहाँ हम, कोई मीडिया का स्कोप ही नहीं है यहाँ तो हैदराबाद में। मैंने शहजोर को एक बात बोली, मैंने कहा यार शहजोर, हमने जो काम किया ना, हो सकता है बहुत बुरा हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, लेकिन हमने वो आँख ढूंढनी है, एक आँख, वो जो उसको देखे, वो जो उसको सराहे, जिस उस आँख को ये अच्छा लगे कि हाँ यार ये अच्छा काम किया तुमने। बहरहाल हमें कुछ भी नहीं पता मीडिया का। यहाँ से हम बैठे, मैंने कहा शहजोर चलो यार कराची चलना है। मैं यार शानी भाई पैसे नहीं है यार, नहीं, और लिटरली बता रहा हूँ मेरी जेब में भी पैसे नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी जेब में कितने पड़े? बोला यार 250 रुपये रखे हैं मेरी जेब में। मैंने कहा जाने का तो बंदोबस्त हो गया, मेरे पास 350 है, जाने का हो गया। और एक मेरी बाइक थी 70, अच्छा बाइक 70 बाइक। मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने कहा यार इसमें 500 रुपये का पेट्रोल डालो। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। बोला यार क्या कर रहे हो? मैंने कहा बता रहा हूँ, और बाइक को किक मारी और सीधे कराची। पहले जामशेरों से आगे सीधे कराची। अच्छा, बाइक पे कराची पहुँच गए, सीडीज हमारे हाथ में, यूएसबीज हमारे हाथ में, और डायरेक्ट कराची पहुँच गए। अब कराची पहुँच के हम ये सोच रहे हैं कि यार ये सिंध टीवी किधर है। लोगों से पूछ रहे हैं, किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया यार KTN पे चले जाओ। यार KTN कहाँ है, ये कौन सा चैनल है, ये कहाँ पे? बोला यार फलानी जगह चले जाएं आप, वहाँ इनका ऑफिस है। KTN के ऑफिस पहुँच गए। अब वहाँ हम लोगों से कह रहे हैं कि यार हम गाने बना के लाए, यार ये सुन लो, यार ये देख लो। तो वहाँ हर बंदा अपने काम में बिजी है, हमें कौन देखेगा, हमें आप कौन सी अपॉइंटमेंट लेके गए थे? कौन सी अपॉइंटमेंट लेके गए थे? यहाँ कौन हमें जानता है, हम तो छोटे से आर्टिस्ट, वो तो हैदराबाद के लेवल के आर्टिस्ट, वहाँ हमें कौन जानता है। तो वहाँ किसी ने घास ही नहीं डाली हमें। बहरहाल फिर वहाँ से हम गए, किसी ने बताया यार आवाज़ टीवी चले जाओ, वहाँ यार वो लोग हो सकता है आपके गानों को अच्छा करें। वहाँ आवाज़ टीवी चलेगा। पूछते बाइक तो था, पेट्रोल भी था उसमें, पहुँच गए। आवाज़ टीवी पहुँचे तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्स कुछ आया गया ही मिला। फिर हमने पूछा यार एक और भी तो चैनल है सन टीवी, वो कहाँ है? बोला यार वो फलानी जगह है। वहाँ पहुँच गए हम। जब वहाँ पहुँचे तो रिसेप्शन पे हमने कहा कि जी प्रोग्राम मैनेजर से मिलना है। तो उसने पहला सवाल ये कि आपकी अपॉइंटमेंट है? हमने कहा यार अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन हम हैदराबाद से आए हैं तो उनसे मिलना ज़रूरी है हमारा यार। बोला यार वो बिज़ी हैं। मैंने कहा आप इतना कहते हैं कि हैदराबाद से कुछ मेहमान आए, अगर मुलाकात कर लें तो मेहरबानी होगी। पर उस बंदे का पीठ पीछा है, उनका नाम है इमरान चांडियो। अच्छा। उस बंदे ने बड़ी इज्जत दी, बहुत इज्जत दी। मैं आज अपने इंटरव्यू में उनका नाम ले रहा हूँ कि उस बंदे ने मुझे बहुत इज्जत दी, इमरान चांडियो ने। उसने अपने कैबिन में मुझे बुलवाया, मुझे और शहजोर को, और उसने कहा यार क्या लाया हो? मैंने कहा सर 2 गाने बनाए हमने। आपने बनाए? मैंने कहा जी हाँ। अच्छा, वो मैं उससे उर्दू में बात कर रहा था तो वो चौंक गया कि यार ये उर्दू में गाने बना के लाया होगा। जब उन्होंने अपने लैपटॉप में यूज़ भी लगाई और जब गाने देखे तो वो बंदा अपनी सीट से खड़ा हो गया। अच्छा। सीट से खड़ा होने के बाद कह रहा है यार ये गाना गाया किसने? मैंने कहा मैंने गाया। मैं समझा कि शायद कोई गलती हुई, मैं बहुत बुरा गाया। बोला तुमने गाया? यार तुम तो उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी इतने अच्छा कैसे गा लिया तुमने?
तो मैंने कहा हाँ बस यार गा लिया, वो ये शेजोर मेरे बराबर में बैठा है, इसने बोला गाना है और इसने मुझे करेक्शन करवाई तो मैंने गा लिया। बोला डायरेक्टर कौन है इसका, गाना बनाया किसने? डायरेक्टर। मैंने कहा शेजोर डेथो है डायरेक्टर। डायरेक्टर तुम हो, सिंगर तुम हो? बोला हाँ। यार ज़बरदस्त, उठो। उठ के उसने गले मिला, हमें गले लगाया और मुझे कहने लगा कि ये गाने आपके हमें दो, ये सन टीवी पे चलेंगे आपके गाने। हम तो बहुत खुश, इवन कि हमारी आंखों में आंसू कि यार कोई तो एक आंख मिली हमें कि जो हमें सराहे। फिर वहाँ से सन टीवी का एक सिलसिला चला, सिंधी गाने मेरे बहुत अच्छे चले, ईद के सीज़न में चले वो गाने, और इमरान चांडियो साहब ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, ज़फ़र जसकानी ने बहुत रिस्पेक्ट दिया हमें। वहाँ पे डायरेक्टर होते हैं ज़फ़र जसकानी साहब, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कमाल एक्टर हैं। अभी एक कॉमिक फिल्म आई थी सिंधी, तेरे नाम सिंधी, तो वो भी उसमें मेन किरदार में थे। माशाल्लाह सलमान खान का किरदार उन्होंने किया, बहुत अच्छा गा वो, माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। फिर सिंध टीवी से बहुत इज़्ज़त मिली, सिंध टीवी से करते करते फिर सिंधी काम, मैंने कहा यार सिंध में थोड़ा सा, हम सिंध में रहते हैं तो हमें सिंधी काम करना चाहिए। तो मैं सिंधी मीडिया की तरफ हो लिया। मैं सिंधी मीडिया में मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे गाने बनाए, इवन आज भी मैं कर रहा हूँ काम, शुक्र है अल्लाह का। तो वहाँ पे देते हैं, चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे एक रिकग्नाइज आर्टिस्ट हो गया कि हाँ जी ये एक सिंगर है, ये एक डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर मेरे साथ आज भी मेरा दोस्त है, आज भी हम लोग साथ बैठते हैं, उठते खाते पीते हैं, म्यूज़िक की जर्नी चल रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक उर्दू गाना लॉन्च किया। अच्छा। तकरीबन 5-6 दिन हो गए उसको। वो उर्दू गाना मैंने लॉन्च करके और ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उर्दू गाने की क्या रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है, इतना करम है कि मेरा उर्दू गाना 4 दिन में उसके 57,000 व्यूज़ हो गए। अच्छा। जो कि मेरे लिए खुद शॉकिंग था। अच्छा। मुझे एक फ़ोन आया, उसने मुझे बताया, मेरे उस्ताद ने, शौकत शाह साहब ने, कि यार तुमने गाना देखा अपना? मैंने कहा नहीं। बोला अभी यूट्यूब खोलो और अपना गाना देखो कि व्यूज़ कितने हैं। मैंने कहा होंगे 100-200 हो गए, 300 होंगे, आधे 400 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे बस। तो जब मैंने उसको खोला तो मैं देख के चौंक गया, और मैंने 3-4 मरतबा देखा है। बाकी एरर तो नहीं आ गया कहीं लेकिन बाकी 57,000 उसमें व्यूज़ थे। और फिर मेरा जो दोस्त है जो उसमें मॉडल है, उसने मुझे कहा कि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा। अभी ये दोबारा अपडेट होगा तो ये व्यूज़ भी बढ़ेंगे और लाइक्स भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइब भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ने बड़ा सराहा, शुक्र है उस मालिक का। और दूसरी सिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि कराची में गया, कराची में बड़ा मैंने एक चेंज देखा हैदराबाद और कराची के लिहाज से। हैदराबाद की आवाम की सोच, मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इलाकाई सोच है ना हमारी लिमिटेड है, लिमिटेशन है हमारी सोच में। जब इलाका और हमारे वसाइल जो महदूद हो जाते हैं तो सोच भी महदूद हो जाती है। अच्छा, कराची एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। कराची में छोटे से छोटा, हल्के से हल्का आदमी भी एडजस्ट हो जाता है। यहाँ एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है। फील्ड हमारी म्यूज़िक फील्ड, हैदराबाद की फील्ड मुश्किल है, कराची की फील्ड आसान है। अच्छा। आसान इस वे में कि वहाँ बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट को, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा गा रहा है, बुरा गा रहा है, थोड़ा सा लोकल भी गा रहा है, थोड़ा सा हल्का भी गा रहा है, लेकिन अप्रिसिएशन इतनी मिलती है वहाँ पे कि वो हल्का आदमी भी जो है ना वो भारी हो जाता है वहाँ। जब मैं कराची गया तो मैं एक ज़ीरो से दोबारा फील्ड स्टार्ट की। हैदराबाद में से चलो लोग, मुझे कुछ लोग जानते हैं, किन्हीं चिन्ह लोग जानते हैं भाई, लेकिन कराची गया तो वहाँ ज़ीरो से फील्ड स्टार्ट की। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ। बहरहाल कॉन्फिडेंस तो था स्टेज का। ऑर्गेनाइजर्स के पास गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली ज़ीशान है, मैं सिंगर हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद की एक अजीब छाप है वहाँ पे कि हैदराबाद के आर्टिस्ट को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं यार ज़रूर कोई काम लेके ही आया होगा ये। हाँ, काम लेके आया। हैदराबाद की ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल वहाँ स्टेज किया, लाइव परफॉर्मेंसेस की, ऐसी जगह कर ली कि जो मेरी सोच में भी नहीं थी, बाखुदा मेरी सोच में नहीं थी। लिमिटेड सोच थी ना हमारी, उस सोच से बढ़कर कराची शहर ने जो है बड़ा सराहा, बहुत अच्छा लगा। फिर करना ऐसा हुआ कि वही बात, रोज़ी रोटी के हाथों बंदा मजबूर हो जाता है। फिर दोबारा रोज़ी रोटी यहीं लिखी थी हैदराबाद में।
और फैमिली के भी कुछ इश्यूज थे, बैक टू हैदराबाद। बैक टू लेकिन हैदराबाद आ गया, उसके बाद हैदराबाद आने के बाद कराची में बड़ी अच्छी बात बन गई। मैं आज भी कराची जाता हूँ, शोज़ करता हूँ, लोग बुलाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। वो बुलाते हैं, लोग सुनते हैं, वहाँ लोग महसूस होते हैं और सराहते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो अच्छा लगता है। हैदराबाद की फील्ड मुश्किल है, मुश्किल इन दैट सेंस कि यहाँ जो है बड़ा, कहते हैं आर्टिस्ट को यहाँ चौमुखा बनना पड़ता है। अच्छा, चौमुखा मतलब 4 मुंह का बनना पड़ता है, 4 मुंह का, हर लैंग्वेज में गाना आना चाहिए उसको। सही। कराची में तो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा चल रहा होता है, या कुछ इलाके हैं जैसे लियारी का इलाका है, वहाँ सिंधी या बलूची चल रहा होता है। लेकिन यहाँ हैदराबाद में एक बड़ा अजीब हिसाब किताब है कि मसकलन तो लाजमी होता है, यहाँ हर लैंग्वेज में गाना पड़ता है, एक ही शो के अंदर। पश्तो भी गाना पड़ता है, एक ही शो में नहीं, मुख्तलिफ जहाँ शो जा रहे हैं वहाँ पता ही नहीं होता पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या है, पब्लिक की डिमांड पता ही नहीं होता वहाँ पब्लिक की क्या डिमांड होगी। हम सोच के कभी कभी ये जाते हैं यार उर्दू स्पीकिंग है, सब वहाँ उर्दू सुनेंगे, वहाँ डिमांड आ जाती है एकदम से, वहाँ सिंधी सुन रहे होते हैं लोग। हम सिंधियों में जाते हैं, हम बोलते हैं यार हम सिंधी गाना गा रहे हैं, बोला नहीं भाई सिंधी नहीं सुनाओ, हम उर्दू गाना सुनाओ। अभी कल की ही बात बता रहा हूँ मैं, कल एक फैमिली में गया, बहुत अच्छी नाइस फैमिली थी बहुत। मैं उनको उर्दू में मैंने गाना गाया, मैंने कहा जी अब मैं आपको सिंधी में गाना सुनाता हूँ। ठीक है, एक गाना सुना दिया, दूसरा मैंने कहा जी और सिंधी में सुनाओ। नहीं 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 सिंधी नहीं सुनेंगे, हमें दूसरा गाना सुनाओ। मैंने कहा अच्छा तो क्या सुनेंगे, मैंने मजाक में कह दिया, मैंने कहा क्या पश्तो सुनेंगे क्या आप लोग? बोला हाँ पश्तो में सुना है। नहीं नहीं फंस गया। नहीं फंस गया नहीं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, फंसते निकल नहीं हम लोग, निकल गया। बहरहाल पश्तो मैंने गाया, तो मैंने आधा घंटे तकरीबन पश्तो गाने गाए सारे, और वो फैमिली इतनी खुश हुई क्योंकि वो जो लेडी थी वो खुद कह रही थी कि मेरी माँ पश्तो है। अच्छा, मैंने कहा फिर आप मेरी करेक्शन करें कि मैं सही गा रहा हूँ या गलत गा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार तुम तो पश्तो भी बहुत अच्छा गा रहे हो। मैंने पश्तो गाया, बलोची गाया, सिंधी गाया, पंजाबी गाया। पंजाबी में फिर कहा भंगड़े सुना दे, नहीं नहीं भंगड़े शुरू हो गए, फिर हम भंगड़ों में शुरू हो गए। करते करते यूँ कह लें कि यहाँ हैदराबाद में चौमुखा आर्टिस्ट कामयाब है, या एक डगर पे चलने वाला आर्टिस्ट इतना कामयाब नहीं होता। हैदराबाद स्टेज की लाइव परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है, यहाँ ऑडियंस को कुछ नहीं पता। कराची में तो फिर भी बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ छोटी सी बात को भी बड़ा अप्रिशिएट कर लेते हैं। यहाँ जो है इतनी बात को भी एप्रिसिएशन के लिए इतनी बड़ी बात भी कभी कभी काम नहीं आती है। अच्छा ज़ीशान, मैं एक अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब भी डिफेंस डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, आपका एक नया सॉन्ग आता है, जबकि जो दूसरे सिंगर होते हैं वो एक ये उनमें करेज नहीं है कि वो नेशनल सॉन्ग भी, वो सॉन्ग्स कर लेते हैं ठीक है, लेकिन नेशनल सॉन्ग से क्यों भागते हैं? आप नेशनल सॉन्ग हमेशा जो है हर साल नया नेशनल सॉन्ग लेकर आते हैं। ये बात अच्छी है, ये क्या है? ये बात अच्छी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझ में हुब्बुल वतनी का जज्बा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे जो है ना गाना चाहिए यार, मुल्क के लिए गाना चाहिए। हम दूसरों के लिए भी तो गाते हैं, दूसरी चीज़ दूसरे काम भी तो करते हैं, मुझे यार नेशनल सॉन्ग गाना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं वलीद भाई, पाकिस्तान में जितना फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ ना, जितना पॉप इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ, पाकिस्तान में जितने तराने आप उठा के देख लें कि एक से एक तराना मौजूद है। इतना काम कर गए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, म्यूज़िक के जो बुज़ुर्ग हैं, गाने वाले भी, बजाने वाले भी, कंपोजर्स भी, लिरिसिस्ट भी, इतना काम कर गए कि आप कोई भी गाना उठा लें, कोई भी नेशनल सॉन्ग उठा लें, उसमें काम नज़र आएगा आपको, उसमें एक चीज़ नज़र आएगी। आज तक वो बात नज़र आएगी, आज तक वो चीज़ें चल रही हैं। इवन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भी हमारे नेशनल सॉन्ग्स की धुनें चुराता है आज भी। पाकिस्तान जिंदाबाद साहिर अली बग्गा ने गाया, कितना हिट हुआ है। उस गाने को इंडिया ने उसको कॉपी किया है इस गाने को। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत वसी है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत वसी है। हमारे यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ही नहीं है। हम अभी जो आर्टिस्ट जो काम कर रहा है वो ऑन शोल्डर कर रहा है काम, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है, खपे कहाँ। मिसाल के तौर पे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? सही बात है, मेरी कोई इदारा ही नहीं, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है।
रह से कि यूट्यूब है, अल्लाह इनका भला करे यूट्यूब वालों का कि आर्टिस्टों को, पाकिस्तान के आर्टिस्टों को इस यूट्यूब ने बड़ा जिंदा रखा हुआ है। सही बात। अच्छा, यूट्यूब की आपकी क्या जर्नी है? यूट्यूब का आपका अपना चैनल है और काफ़ी आपके जो है सब्सक्राइबर है, उसके फॉलोवर्स, लाइक्स हैं, और जितने भी आप सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब कैसे आप में लोग होते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे होते हैं, लेकिन यूट्यूब की क्या आपका स्टार्टअप है? यूट्यूब मैंने बड़ी देर से स्टार्ट किया ना। अच्छा। पहले मैं करता रहा, लाइव परफॉर्मेंस करता रहा, मीडिया की तरफ चलता रहा। यूट्यूब की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ मैं बहुत लेट आया हूँ, और लेट आने की वजह ये मेरी अपनी सुस्ती है, क्योंकि यूट्यूब के लिए आपको बाकायदा एक काम करना पड़ता है, बाकायदा एक, जिस तरह आप भी माशाल्लाह भी इतना अच्छा अपना चैनल रन कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं और दूसरे लोगों को बुला रहे हैं, एक माशाल्लाह एक पूरा एक चैनल ग्रो कर रहे हैं, और आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको और ग्रोथ दे और वो कहते हैं बढ़ावा दे अल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं खुद लेट आया, और फिर एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। फिर वही बात कहूँगा कि पाकिस्तान में सब कुछ खुद ही करना है। मैं अपने गाना खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक बनाता हूँ, खुद गाता हूँ उसको, फिर खुद ही डायरेक्ट भी करता हूँ कभी कभी। अच्छा। डायरेक्टर के साथ खड़ा होता हूँ, इवन कैमरामैन के साथ सामने आके खड़ा हो जाता हूँ कि यार ये शॉट कैसे दिया, ये शॉट कैसे दिया, ये शॉट कैसे किया है। तो ये सारे काम ही खुद करने पड़ते हैं। अब लाजमी बात है, एक बंदा जब सारे काम करेगा तो कहीं ना कहीं तो लेकनेसेस आएंगे ना। तो सोशल मीडिया पे आने की एक लेट आने की एक बड़ी वजह ये भी है। फेसबुक पे भी मैं चलता रहा, फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ा प्यार करते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो जब यूट्यूब पे आया तो मेरा अल्लाह का शुक्र है सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए। आज माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है और मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। वो कहते हैं कि ये जो ऑडियंस बैठी है ना, ये बॉस है। हाँ बॉस है। अच्छा। ये ऑडियंस बॉस है मेरे लिए। सही से। ये एक ज़र्रे को भी जो है ना वो आफ्ताब बना देती है, और एक आफ्ताब को भी जो है ना वो ज़र्रा बना देती है। ये हो सकता है मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं एक लोकल आर्टिस्ट हूँ हैदराबाद का, हो सकता है कल को इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो जाऊँ, तो कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल वाले भी जो है इंटरव्यू लेने के लिए मुझसे पहले अपॉइंटमेंट लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बनाते ये लोग हैं। बिल्कुल, ये लोग जो बैठे हैं ना ये बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएं कि अभी तक जो है वो जितने भी नए सॉन्ग्स आते हैं वो ज़्यादा लास्ट नहीं होते, वो एक्सपायर, मतलब खैर गोली तो नहीं एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन वो 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स थे, एवरग्रीन सॉन्ग्स थे, तो वो एवरग्रीन क्यों रहते थे? और अभी आज के जो सॉन्ग्स आ रहे हैं तो वो एक टाइम लिमिट उनकी है, वो ये क्या लैकनेस है? ये क्या आपकी स्टडी है इसके बारे में? यार म्यूज़िक में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, म्यूज़िक कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, और वाकई ग़िज़ा है। वो ऐसे नहीं कि कोई खाने की चीज़ है म्यूज़िक, मतलब जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, रूह को तस्कीन मिलती है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, आप कोई ऐसा म्यूज़िक सुने कि थोड़ा सा आपको फंकी कर दे, चंकी कर दे, तो आप वाकई वो आपकी एग्जॉस्टनेस ख़त्म हो जाएगी। म्यूज़िक जो है वो माइंड को फ्रेश करता है, इसमें कोई शक नहीं है, करता है। लेकिन आजकल का जो म्यूज़िक है ना, पहले का म्यूज़िक रिफ़्रेश करता था। आप रोमांटिक गाने सुने, आपका मूड रोमांटिक हो जाएगा। आप कोई चलत वाले गाने सुने, हल्ला गुल्ला वाले, आपका मूड जो है हल्ला गुल्ला वाला हो जाएगा। आप कोई हुब्बुल वतनी का गाना सुन रहे तो वाकई आप में हुब्बुल वतनी जाग जाएगी। आप कोई माँ के लिए गाना सुन रहे हैं तो आप में माँ का प्यार जाग जाएगा। लेकिन आजकल का जो म्यूज़िक है वो पता ही क्या, वो थोपा जा रहा है हम पे। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हम पे जो है इम्बोज किया जा रहा है, वो म्यूज़िक हमारा नहीं है। क्वांटिटी पे काम हो रहा है, क्वालिटी पे। जी हाँ, एग्जैक्टली सही वर्ड यूज़ किया आपने कि क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम नहीं कर। और क्वालिटी कैसे आती है कि जब किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ हो कि वो यहाँ लगे। आप कोई ऐसा काम करें या आप कोई ऐसी बात करें जो मेरे यहाँ लगे, जब वो यहाँ लगेगी तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। वो सिर्फ यहाँ लगेगी ना और यहाँ से निकल जाएगी, वो ज़िंदा नहीं रहेगी कभी भी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि आजकल का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा थोपा जा रहा है। वो हमारा म्यूज़िक नहीं है, वो हमारे एक आम आदमी का म्यूज़िक नहीं है। मैं एक हसन निसार का एक शेर है, वो मैं कोट करूँगा यहाँ पे। हसन निसार साहब फरमाते हैं, बड़े पहुँचे हुए तज्जा निगार हैं वो माशाल्लाह। वो फरमाते हैं कि फ़न
फन जो नादार तक ना पहुंचा, नादार कहते हैं सबसे निचला तबका किसी भी मुआशरे का, फन जो नादार तक ना पहुंचा समझो मयार तक ना पहुंचा। तो फन आपका जो भी है वो जब तक एक आम आदमी में नहीं जाएगा, मेरा गाना जो मैंने बनाया है वो एक आम गधा गाड़ी वाला भी गाए, एक पान के केबिन वाला भी गाए, एक होटल वाला भी गाए और चलाए और उसको गुनगुनाए, तो ये समझ ले कि मेरा गाना जो है ना, वो मेरा जो गाना है वो पब्लिक को नीचे से लेके ऊपर तक लगा है, तबके जो नीचे का तबका है ऊपर का तबका सबको लगा है। और मेरा गाना अगर ऐसा हो कि वो सिर्फ एक तबका एंजॉय कर रहा हो, इंग्लिश बोलने वाला एंजॉय कर रहा हो, उर्दू बोलने वाले की समझ में नहीं आ रहा हो, या मैं अगर कोई रैप स्टाइल में गा रहा हूँ तो वो सिर्फ उन लोगों के समझ में आ रहा है जो रैप सुनते हैं, जो बेचारे मेलोडी सुनते हो या जो क्लासिकल सुनते हो उनके समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा वो गाना बेकार है, मेरा वो फ़न ही बेकार है जो नादार तक ना पहुँचे। ये बड़ी वजह है कि पहले के म्यूज़िक और अब का म्यूज़िक एक तबके के लिए बनाया जाता है और वो एक तबका सुनता है, उसके बाद वो गाना ख़त्म हो जाता है। पहले का आप 90s के गाने उठा के देखें, देखे कई चेहरे जहाँ में मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, आज भी इसको गाएंगे ना, और आपका महबूब आपके सामने बैठा, मैं तो अपनी वाइफ को सुनाता हूँ मैं आज भी अपनी वाइफ को सामने बिठा के अगर ये गाना सुनाता हूँ ना तो माहौल रोमांटिक हो जाता है, वो भी शर्माने लग जाती हैं ये एक बात है जो दिल की बात है। अच्छा, दो किस्म की जो है ना परफॉर्मेंसेस होती है, एक लाइव परफॉर्मेंस है और एक जो है वो रिकॉर्डेड है। अच्छा, रिकॉर्डेड भी आप करते हैं, लाइव भी आप करते हैं। अच्छा, दोनों में एक तो पहले फ़र्क बताएं, वो कौन सा मीडियम है जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? हाँ, लाइव परफॉर्मेंस जो है ना वाकई बहुत मुश्किल है। लाइव में आप ये समझ लें कि आपके हाथ में गन है और गोली चल गई, जो गोली चल गई वो वापस नहीं आ सकती। लाइव परफॉर्मेंस में आपको बड़ा संभल के गाना पड़ता है, गाना बजाना जो भी है, और फिर लाइव ऑडियंस का मूड क्या है उसको समझना पड़ता है कि यार मैं जो गाना गा रहा हूँ ये सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, वहाँ ये जजमेंट करनी पड़ती है अपनी, जबकि रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता। रिकॉर्डिंग में तो आप ठीक कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में तो एक टेक को 10 दफ़ा भी कर लेंगे। अब ये मूड से नहीं, अब इस मूड से कह दो एक तेरे ही चेहरे, और दूसरे एक तेरे ही चेहरे, अब जिस तरह चाहे उस तरह का मूड बना के कह सकते हैं, लेकिन लाइव में आप ये नहीं कर सकते। लाइव परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है। मैंने कई आर्टिस्ट देखे, बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे, मेरी भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक में तजुर्बा है, तो मैंने ये देखा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग में इतना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंस में आ रहे हैं ना तो वो आधा भी नहीं गा रहे हैं अपने। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा गाते हैं, लाइव में अच्छा नहीं गाते। बहुत सारे लाइव में बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो वहाँ का माहौल कुछ और है। रिकॉर्डिंग में आप नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग में बड़ा आपको लिमिटेड रहना पड़ता है, बहुत लिमिटेड काम करना पड़ता है। स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंस है, वहाँ आप अनलिमिटेड कर रहे होते हैं काम, तो वो अनलिमिटेड जो है ना कभी कभी गले भी आ जाता है, बहुत सारी बुराइयां भी हो जाती हैं, बहुत सारी दफ़ा बेसुरे भी हो जाते हैं, बेताले भी हो जाते हैं, और कहते हैं लाइव में गलती ज़रूर होती है। मैं हूँ या कोई भी हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, सबसे गलती होती है। तो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो, और जो मीडिया का जो सेशन है, इस तरह मीडिया या चैनल्स पे आप जाके गाते हैं तो वो सारा रिकॉर्डेड होता है, प्री प्लान्ड होता है बाकायदा। लेकिन लाइव में कोई चीज़ प्री प्लान्ड नहीं होती। इवन जब हम जाते हैं हमें ये नहीं पता हो कि ऑडियंस क्या सुनेगी, क्या ऑडियंस का क्या रिएक्ट क्या करेगी, आज वो सुनने के मूड में बैठी नहीं बैठी। हाँ, कभी कभी पत्थर के लोग मिल जाते हैं, हम कहते हैं पत्थर के लोग मिल गए, वो बैठे हुए हैं, सिर्फ यूँ बैठे हैं बस, ना वो कोई गाने का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना कोई फरमाइश कर रहे हैं, वो क्या जिससे पता लगे कि यार ये लोग ये सुनना चाह रहे हैं, पत्थर के लोगों की तरह बैठे होते हैं। अब वहाँ पे हमने अपनी फनकारी दिखानी पड़ती है, जिसे कहते हैं फनकार, किसी एक कैरेक्टर को बीच में से निकाल के। हाँ जी, वहाँ फनकारी दिखानी पड़ती है। फिर वहाँ फिर फनकारी हम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि हैदराबाद हमें एकेडमी है, हैदराबाद बहुत सिखाता है, हैदराबाद से बहुत सीखा। वो एक अलग बात है कि हैदराबाद में आगे जाने के चांसेस ज़रा सा कम है, जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर बढ़ते हैं आगे। यूँ तो कहिए कि हैदराबाद जो है वो, हैदराबाद और कराची जुड़वा शहर है सिंध के, लेकिन बड़ा फ़र्क है।
हैदराबाद और कराची की फील्ड में बहुत फ़र्क है। आपको कौन सा मीडियम पसंद है? मुझे लाइव परफॉर्मेंस पसंद है। लाइव? मुझे लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि खेलने में मज़ा आता है। खेलने में मज़ा आता है। मैं समझता हूँ मैं एक अनलिमिटेड आर्टिस्ट हूँ। रिकॉर्डिंग में जाते तो लिमिटेशन बन जाती है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, मतलब पब्लिक को जो है, अगर आपने आगे जाना है हाँ तो सही बात है, वो रिकॉर्डिंग वाली सुनेंगे सेशन उसके बाद ही तो डिमांड करेंगे भाई वो वाला मैंने दोबारा सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियंस जो प्रोफाइल है आपकी जो है वो रिकॉर्डेड से ही बनती है ना, बिल्कुल लाइव से रिकॉर्डेड से नहीं बनती है, बिल्कुल रिकॉर्डेड। वो एक अलग चैप्टर है, उसको भी करना लाजमी है भाई। लेकिन मुश्किल जो है ज़्यादातर जो है वो लाइव है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ? क्या देखते हैं आप? नहीं, आर्टिस्ट तो आप हैं माशाल्लाह, लेकिन सिंगिंग वाला आर्टिस्ट क्या? आर्ट का शोभा दूसरा है आपका। अच्छा नहीं, सिंगर बन सकता हूँ मैं? सिंगर दोबारा अपना मैं सवाल ठीक कर लेता हूँ अपना, सिंगर बन सकता हूँ मैं? यार सिंगर ज़रूर बन सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि आर्टिस्ट जो है ना वो पैदा होता है, बनता नहीं है। आप चाहें कि जी 10 साल मैंने वकालत कर ली, अब मैं जो है वो एक आर्टिस्ट बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। या आप ये कहेंगे सारी ज़िंदगी आप डॉक्टर बने रहे, आपने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी को प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप जब रिटायर्ड होने लगे तो आपने सोचा यार मैं आर्टिस्ट बन जाता हूँ। ऐसा नहीं कर सकते आप। आर्ट एक अलग शोभा है और ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत है जो कि हर बंदे में डीएनए में होना चाहिए, आपके डीएनए में होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने वर्ड यूज़ किया है कि आपके डीएनए में होना चाहिए। और म्यूज़िक ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। मैं चाहूँ आपके अंदर पैदा कर दूँ ये चीज़, कभी भी नहीं कर सकता। तो जब ये पैदा ही अल्लाह ताला कर रहा है तो फिर इसका ताल्लुक भी रूहानियत से ही है। अच्छा, नए आने वाले जो है सिंगर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? नए आने वाले सिंगर्स को सजेशन यही है कि म्यूज़िक अगर आप करना चाहते हैं, चाहे बजाना हो चाहे गाना हो, दोनों के लिए मेहनत, स्ट्रगल ज़रूरी है। लेकिन म्यूज़िक को सिर्फ शौक़ की हद तक ना करें। अगर म्यूज़िक करना है तो सिर्फ शौक़ की हद तक नहीं होगा। जब तक जुनून नहीं आएगा ना, जब तक ये काम नहीं होगा। ये काम आता ही सराहता ही जुनून वालों को। जब तक आप जुनून की हद तक नहीं जाएंगे, जब तक नहीं होगा। तो म्यूज़िक अगर आने वाले जो लोग हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, उनके लिए क्या स्कोप है? वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? मतलब आपने जो स्ट्रगल अपनी की, लेकिन उनके लिए क्या स्ट्रगल है? क्या नई चीज़ें आपने देखी है कि वो कर सकते हैं आप? हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल की जो जनरेशन है, अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, न्यू वर्जन है। ये था ना, हर चीज़ का एक वर्जन आता है। तो वो अब जो वर्जन आ रहा है ना जनरेशन का, वो वर्जन वाकई बहुत एडवांस है। पहला कंप्यूटर जो बना 1957 में, तो वो इतना बड़ा कंप्यूटर था कि 2 कंटेनर भर जाए, इतना बड़ा कंप्यूटर था। आज कंप्यूटर जो है वो हमारे मोबाइल हाथ में, इवन वॉच में, इवन वॉच में। तो हर चीज़ का न्यू लेटेस्ट वर्जन आता रहता है, तो वो एडवांस ही होता रहता है। आजकल की जो जनरेशन है वो बड़ी एडवांस्ड है। और उनको मैं क्या मशवरा दूंगा, वो तो वो मुझे आपको मशवरा देंगे सर जी, आ जाए इधर आ जाए, कैसे कर ले। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, सर आप यूट्यूब पे ऐसे क्यों नहीं कर लेते हैं, सर आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं, सर आप ये क्यों नहीं करते हैं। मुझे बच्चों ने मशवरा दिए। सही बात है, वो देख रहे हैं ना, उनके पास तो एक्सेस है ना। हम तो चले अगर हम लोकल सोच रहे हैं तो, लेकिन वो बच्चे भाई इंटरनेशनल अभी से सोच रहे हैं, उनके पास अभी से हाथ में उनके एक्सेस है। तो वो ये देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये जो है, सर आप ये वाला काम क्यों नहीं कर लेते, ये तो मैंने फलाना देखा, ये तो नहीं बताएंगे मैंने देखा था। वलीद भाई बहुत सारी चीज़ें मुझे बच्चों ने बताई हैं, लिटरली बता रहा हूँ। मैं उनका टीचर हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी मैंने बच्चों से भी सीखी हैं कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते, सर मैं आपको करके देता हूँ ऐसे। मैंने कहा यार मुझे नहीं आती, सर मैं आपको करके देता हूँ। अच्छा, लिटरली उसने बना के मुझे यूट्यूब का मुझे बैनर बना के दिया उसने। अच्छा, जो थंबनेल जो आता है, मैं थंबनेल नहीं लगाता था, मुझे बनाना नहीं आता था। हाँ, बस सिंपल वीडियो डाली और छोड़ दिया। तो मुझे उसने बताया कि सर आप थंबनेल अच्छा बनाए। थंबनेल की भी तो साइंस है। हाँ, थंबनेल की भी एक साइंस है। मैंने कहा थंबनेल की क्या साइंस है? सर आपका थंबनेल अच्छा दिखेगा तो लोग क्लिक करेंगे ना। बात अच्छी है वाकई। तो आने वाले जो जितने मेरे दोस्त अहबाब भाई बुजुर्ग जो भी हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बुजुर्ग तो नहीं आएंगे अब, तब यंगस्टर ही आएंगे। हाँ, बुजुर्ग तो चले गए।
यंगस्टर जितने भी आएंगे, तो उनके लिए यही है कि भाई सबसे पहले जो एक चीज़ की जो कमी है, अपने बड़ों का एहतराम वो ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ज़रूरी है, अपने सीनियर की कहते हैं ना रिस्पेक्ट ऐसे दो कि कहते हैं अपनी सीट छोड़ के उड़ जाए बंदा, वो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है कि अपनी सीट छोड़ के उड़ जाए, अपनी जगह दे देना। आप जितना लोगों का ख्याल करेंगे, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे, अल्लाह ताला उतना आपका ख्याल करेगा। तो वही वाली बात है कि हुकूक इबाद अदा करें। हुकूकुल्लाह तो लाजमी करने हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद भी लाजमी अदा करने। थैंक यू ज़िशान, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। नए आने वाले लोग लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके। एंड यू कैन सपोर्ट माई चैनल बाय सेंडिंग मी easy पैसा एंड जस्ट कैश as much as you can. Thank you for watching Waleed Podcast.